हेलो स्टूडेंट, देखिए मैं एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आज बताऊंगा जो समाकलन हमारा अब डिफिनिट इंटीग्रेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं और आज मैं इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, अर्थात डिफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज बताएंगे जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, सामान्य प्रगुण हैं। तो मुझे दो कॉन्सेप्टों की आवश्यकता पड़ेगी, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। याद करिए आपको सम फलन और विषम फलन मैंने आईटी अपने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में बताया था, याद दिलाऊं मैं। सम फलन का ग्राफ क्या होता है? फर्राटे की पंखी, बोलो। और विषम फलन का ग्राफ फर्राटे की पंखी होती है, असम फलन का ग्राफ जो होता है फोटो फ्रेम की तरह होता है, अर्थात वाई एच के सिमेट्रिक होता है। सम फलन वाई एच के सिमेट्रिक होता है और विषम फलन मूल बिंदु के सिमेट्रिक होता है। तो हेडिंग बनाइएगा सम फलन। थोड़ा सा इनकी आवश्यकता मैं बता देता हूं। सम फलन इवन फंक्शन। देखिए मैं एग्जाम्पल दूंगा, आप बिल्कुल शांत बैठना। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल दिया मैंने, एक एग्जाम्पल लिखना नहीं है। हाँ सभी ऑनलाइन स्टूडेंट भी सुन ले, एग्जाम्पल नहीं लिखना आपको, केवल हेडिंग डाल के मेरा बकवास सुनना है। आ गए सर बकवास वाले, सुने भाई। दिए गए फलन में या दिए गए दोनों पक्षों में एक्स बराबर एक्स के स्थान पर अभी समझाता हूं, दोनों पक्षों में x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर f की जगह माइनस एक्स डालूंगा तो कितना आएगा? माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। f माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और समीकरण एक से किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर है। अच्छा, इसका मतलब एक किट होती है यार, जिस तरह टेस्टिंग की किट नहीं होती, बोलो। अरे टाइफाइड मलेरिया की किट होती ना, मलेरिया वाली, तमाम तरह की, कोरोना की भी आ गई। तो आपका खून निकालना है, यहाँ डाल देना है खून को, तो खट 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 ये माइनस गोल हो जाएगा। तो सम फलन है, नहीं आया समझ में? बोलो यार। अब देखो एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान सुनना ध्यान से। एफ एक्स बराबर क्या आ गया? कॉस एक्स, बोलो। एक्स जहां डोमेन है, एफ एक्स में एक्स क्या होता है? डोमेन। एफ एक्स क्या होती है? रेंज। इतना तो पढ़े आप। तो डोमेन में माइनस एक्स डाल दिया जाता है, बस माइनस एक्स डाल देंगे, माइनस एक्स। तो कास माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कास थीटा कॉस एक्स। अर्थात डोमेन के स्थान पर माइनस एक्स डाले, वो माइनस गोल हो जाए अपने आप, अर्थात ये एफ एक्स ही तो है। इसका मतलब जब भी एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाए तो कौन सा फलन है? सम फलन है। मैं इधर हेडिंग विषम फलन डालूंगा, अभी आप ना डालिएगा, दोनों पे कंपेयरिंग कर दो ना। विषम फलन ओ डबल डी, देखो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब बना दूं मैं, समझ पा रहे हो भाई? बोलो। ठीक, तो एक्स के स्थान पर माइनस एक्स डालूंगा तो क्या आएगा? माइनस एक्स का होल क्यूब। एफ माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? बोलो कितना है? माइनस एक्स क्यूब। तो एफ माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? माइनस एफ एक्स। तो एक्स के स्थान पर माइनस एक्स डालने पर चिन्ह नीचे बाहर आ जाए, ये साइन बाहर निकल आए तो कौन फलन है? विषम। और साइन माइनस चिन्ह बाहर ना है तो कौन सा फलन है? एग्जाम्पल नंबर 2 इसका, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, सुनना ध्यान से, साइन एक्स। तो एक्स के स्थान पर माइनस एक्स डालूंगा तो क्या आएगा? सब कुछ पढ़ चुके हो यार, ये सब मैंने आईटी अब कक्षा 11 से बताना शुरू कर देता हूं। क्या आ गया? साइन माइनस साइन एक्स। तो एफ माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? माइनस एफ एक्स। तो इसका मतलब सम फलन में आप ये वाली हेडिंग में डालिएगा। क्या हेडिंग डालें? सम फलन। डिफिनेशन क्या बनती है? यदि दिए गए फलन के दोनों पक्षों में एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रख दिया जाए और फलन का चिन्ह परिवर्तित ना हो तो कौन फलन है? सम फलन है। यदि दिए गए फलन के दोनों पक्षों में एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखा जाए और फलन का चिन्ह परिवर्तित हो जाए तो कौन सा फलन है? विषम फलन। लिखेंगे सम फलन के आगे, लिखेंगे यदि दिए गए फलन के दोनों पक्षों में यदि दिए गए फलन के दोनों पक्षों में x के स्थान पर x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर फलन का चिन्ह परिवर्तित ना हो
फलन का चिन्ह परिवर्तित ना हो, फलन का चिन्ह परिवर्तित ना हो, फलन का चिन्ह परिवर्तित ना हो तो वह फलन क्या कहेंगे? समफलन कहलाता है। नोट लगाइए, मैं यहां पे नोट लिख रहा हूं, नोट यहां नोट लिखेंगे। यदि एफ एक्स सॉरी यदि एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स तो दिया गया फलन समफलन होगा। ये बंद कर लीजिएगा, इस तरह घेरे में बंद करना। लिखो नोट जल्दी से। नोट के बाद आप क्या करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 लगा देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 लगा दीजिए, जल्दी करिए। इधर वाले एग्जाम्पल लगा दो। नोट में लिखे यदि f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स तो दिया गया फलन समफलन होगा। यदि f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स तो दिया गया फलन समफलन होगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 लगा दें। सभी लोग एग्जाम्पल 1 और 2 लेफ्ट की तरफ इधर समफलन के उदाहरण लगा दे। समफलन के, अभी भी समफलन हेडिंग नहीं डालना। क्या लग गया भाई? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लेकिन इसको ग्राफ से ज्यादा महसूस करना जरूरी है। ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, हेडिंग बनाओ। समफलनों की ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन। बोले यार ध्यान से सुनो, बेजो लगाना। यदि पॉलिनोमियल में जिस दिन इसकी डिग्री 2, 4, 6, 8, 10 होगी तो समफलन होगा। ध्यान से सुनिएगा। और यदि विषम डिग्री होगी, कौन कौन से? 1, 3, 5, 7 तो विषमफलन होगा। और ये एफ एक्स का दूसरा नाम y, और y बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोला। नहीं आ समझ में? अर्थात मुख किधर खुलेगा? तो यहां लिख लीजिएगा छोटा सा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये ओरिजिन आ गया। क्या बात पकड़ में नहीं आई? बोलो यार, नहीं आएगा समझ? आगे समझ। अर्थात पहली बात तो ये सुन लो, क्या मैं बताऊं? समफलन के जितने भी ग्राफ होंगे उनकी रेंज कभी नेगेटिव नहीं होगी। रेंज 0 होगी या ऊपर होगा। रेंज कैसे, डोमेन कैसे देखते हैं ग्राफ में? एक्स अक्ष में कितना फैला है, तो कितना फैला? माइनस अनंत से प्लस अनंत। आल रियल नंबर डोमेन ले लें। रेंज क्या है? 0 से प्लस अनंत तक। तो यहां इसका कोई मतलब बहरहाल नहीं। आप डोमेन रेंज आपको देखना बहुत अच्छी तरह से आता है। मैं आगे बता रहा हूं। इधर का एरिया, इधर का भाग आपस में बराबर होगा। तो मैं कहूंगा कि किसके सिमेट्रिक है? वाई एच के। तो आपको नीचे एक शब्द क्या लिखना है कि समफलन के ग्राफ हमेशा वाई एच के सममित होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। नीचे लिख लीजिए, समफलन के ग्राफ हमेशा वाई अक्ष के सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक की स्पेलिंग लिख लीजिए, हिंदी में सममित होते हैं।
समफलन के ग्राफ हमेशा YH के सिमेट्रिक होते हैं। समफलन के ग्राफ हमेशा YH के सिमेट्रिक होते हैं। YH के सिमेट्रिक होते हैं। समझ में नहीं आया? सिमेट्रिक की परिभाषा बताओ। सिमेट्रिक का अर्थ क्या होता है? YH के सिमेट्रिक का मतलब होता है जितना इधर एरिया होगा उतना इसको, इस टुकड़े को देखना, इस टुकड़े को यदि यहां कब्जा लगा होता है, इस तरह का फोटो फ्रेम नहीं आता। अरे कुछ लोग तो लॉकेट भी पहने रहते हैं ना यार, और उस लॉकेट में खुलने का सिस्टम होता है, एक तरफ अपनी फोटो एक तरफ उनकी फोटो। याद आया? कुछ नहीं याद है? अब तो बढ़िया समझ में आ गया होगा, क्योंकि पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। हाँ भाई, अरे इधर सुनना, इधर पापा की फोटो, इधर मम्मी की फोटो, और दोनों को इस तरह बंद कर सकते हैं, कुछ छुपा सकते हैं। तो जब सिमेट्रिक की फीलिंग होगी तो ऐसे इधर की तरफ दो टुकड़े बनेंगे, ऐसे घूम जाएंगे, और जब घूमेंगे तो जब एक दूसरे के ऊपर घुमा देंगे ना तो एरिया बराबर निकलेगा। अर्थात ऐसा नहीं कि ये टुकड़ा बड़ा है टुकड़ा छोटा है। क्या समझ में आ गया? बोलो भैया, क्योंकि आप 12 के स्टूडेंट हो यार, इतना बकवास ना कराओ, तो मैं पहले बता चुका हूं आपको। हाँ, हेडिंग बनाइए विषम फलन, ऑड फंक्शन। जल्दी करें थोड़ा सा। ऑड फंक्शन में बोलूं, लिखेंगे यदि दिए गए फलन में x के स्थान पर, यदि दिए गए फलन में x के स्थान पर, यदि दिए गए फलन में x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर, x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर, x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर फलन का चिन्ह परिवर्तित हो जाए, फलन का चिन्ह परिवर्तित हो जाए, फलन का चिन्ह परिवर्तित हो जाए, तो वह फलन विषम फलन कहलाते हैं। तो वह फलन विषम फलन कहलाते हैं। क्या समझ में नहीं आया? नोट क्या लिखेंगे? यदि f माइनस एक्स बराबर, बोलो, माइनस एफ एक्स, तो दिया गया फलन विषम फलन होगा। हाफ सेंटेंस बना लो भाई। यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स से लिखा है, माइनस एफ एक्स, तो दिया गया फलन क्या लिखेंगे? यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, तो दिया गया फलन विषम फलन होगा। क्या लिख गए भाई? आप एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 लगा दीजिए सबसे पहले। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 लगा दें। उदाहरण 1 उदाहरण 2 लगाइए। अब मैं इधर ग्राफ बनाऊंगा, तब तक मैं ग्राफ की हेडिंग डाल रहा हूं। देखो, मैं दोनों का कहो तो ग्राफ बना दूंगा। तो यहां पे ऑड फंक्शन इवन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी ना डिफरेंट इंटीग्रेशन पे। देखो, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ देख लो। देखना, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक स्टूडेंट के मन में एक आइडिया आता है, देखो कितना बढ़िया महसूस होगा, शॉर्टकट में महसूस करना, इतने बेवकूफ नहीं हो आप लोग। अभी वही लिख रहे हो। बोलो, जिस दिन मैं डोमेन 0 डालूंगा उस दिन रेंज 0 आएगी।
और जिस दिन डोमेन पॉजिटिव डालूंगा तो रेंज भी पॉजिटिव आएगी, और डोमेन निगेटिव डालूंगा तो रेंज। तो जब मैं यहां पे होऊंगा, डोमेन एक्स अक्ष में चलता है, रेंज वाई अक्ष में चलती है। डोमेन लेफ्ट से राइट की तरफ एक्स अक्ष में, रेंज नीचे से ऊपर वाई अक्ष में दिखता है ग्राफ में। ये सब चीजें मैं आपको पहले दिन से डिस्कस करता चला हूं। जिस दिन से मैं 12 की क्लास बनाया हूं उस दिन बताया हूं, ये बातें मैं 11 में भी डिस्कस किया हूँ। तो जरा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइएगा। तो जिस दिन मैं डोमेन यहां डालूंगा तो जीरो कहेगा, एक्स जीरो तो वाई कहेगा मैं जीरो। और जिस दिन डोमेन आगे बढ़ाऊंगा तो ग्राफ यहां चलने लगेगा, ऊंचाई देगा ना कुछ। और जिस दिन मैं पीछे होऊंगा तो ग्राफ इधर होगा। तो मुझे फील तो आ गया कि ग्राफ मूल बिंदु से जाएगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा, इन दोनों की जगह आने वाला नहीं आया समझ में। जिस दिन मैं डोमेन यहां जीरो डालूंगा तो रेंज जीरो आएगी। अब डोमेन पॉजिटिव डालू, एक्स की जगह पॉजिटिव डालूंगा तो पॉजिटिव तो खुलेगा, एक्स की जगह निगेटिव डालूंगा तो निगेटिव आएगा। अर्थात डोमेन रेंज जीरो होगी या धनात्मक होगी, या तो ग्राफ कहां होगा, पहले चौथांश में, मूल बिंदु में, या तीसरे में। क्या यहां ग्राफ बन सकता है? तो ये बनती है फर्राटे की पंखी। नहीं आया समझ में? अब किसी के दिमाग में आइडिया आता है, जरा सुनो सुनो, कि सर जी फर्राटे की पंखी ऐसे तो बना सकते थे, यहां फर्राटे की पंखी बना कैसे बना सकते हो, जरा सोचो। देखना, जब एक्स जीरो वाई जीरो, एक डाला एक ऊंचाई आई, दो डाला चार ऊंचाई आई, बोलो। माइनस एक डालूंगा माइनस एक ऊंचाई, माइनस दो माइनस चार, तो ग्राफ तो इसी क्वाड्रेंट में चलेगा। उम्मीद है कि समझ में। एफ एक्स और किसका ग्राफ बोलो, एक्स क्यूब। बताओ इसका डोमेन कितना ले रहा है, माइनस अनंत से, दूसरा नाम आर, आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर। इसको क्या पढ़ेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर लिख लेना। आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। रेंज कितने ले रहा है, रेंज नीचे, ये भी माइनस अनंत से, तो डोमेन और रेंज इत्तेफाक थी, बराबर हो गए। सुनना, एक बात और सुन लीजिए, जो ऑड फंक्शन का ग्राफ होता है वो मूल बिंदु के सिमेट्रिक होता है। मूल बिंदु से आगे जाने पर जिस डोमेन में जितनी ऊंचाई मिलेगी उसी डोमेन में पीछे जाने पर ये नीचे उतरने लगेगा। अर्थात ये सिमेट्रिक कहां के होता है, मूल बिंदु के। समझ में आ गया? जैसे मैं ग्राफ खींचता हूं एफ एक्स साइन एक्स का, छोटा सा, ज्यादा दूर तक मैं नहीं ले जाऊंगा इस ग्राफ को, क्योंकि पूरा डोमेन लेता है, आपको पता होगा। जरा दिमाग लगाइए, क्या कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है क्या? बोल क्यों नहीं रहो, बोलो भाई। ठीक, इतना मैं ग्राफ यहां तक बना दे रहा हूं, इतना ही समझ लीजिएगा। बाकी ये उतर रहा है, थोड़ी देर के लिए आवाज कर लेना। यहां का पॉइंट क्या होता है, साइन पाई की वैल्यू जीरो, जीरो का मतलब रेंज जीरो। जहां जहां रेंज जीरो होगी वहां वहां एक्स अक्ष के ऊपर खड़ा होगा। यहां क्या होगा, यहां 90, बोलो, आवाज करो। इस तरह की पंखी नहीं आ सकती। हम तो नए जमाने का पंखा खरीदे, पंखी इस तरह की नहीं हो सकती। बोल क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, अब जरा बताइए, ग्राफ समाप्त नहीं, वो पहली बात तो ये समझ लो कि अभी ग्राफ ऐसे चल रहा है, ये ऐसे जाएगा भी ऊपर की तरफ, ये नीचे भी उतर रहा है। आवाज करना थोड़ा सा। बताओ डोमेन कितना ले रहा है? पगलो 12 में पढ़ रहे हो, 13 में पहुंचने वाले हो। हाँ, डोमेन कितना ले गए? माइनस अनंत से प्लस अनंत लेगा, क्योंकि पीछे भी बन रहा है ना अभी। माइनस अनंत से प्लस अनंत कैपिटल आर। रेंज बताओ, रेंज कितनी, माइनस, हाँ रेंज माइनस 1 से प्लस 1। ठीक है, क्लोज इंटरवल। डोमेन रेंज लिख लो। किसका ग्राफ है? एफ एक्स बराबर साइन एक्स का। समझ में आ गया ना? ग्राफ चाहो तो आप ऐसे भी बना दो, थोड़ा सा बना दीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा ग्राफ।
जल्दी करिए। कहाँ से कहाँ पहुँच गए मैं? मतलब पढ़ा रहे थे समाकलन और पढ़ाने लगे फंक्शन, क्योंकि जरूरत है। थोड़ा जल्दी करिए क्योंकि हमारे लिए टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक एक मिनट यूज करना है क्योंकि समय का है अभाव। नीचे नोट लगा दीजिए जल्दी से। विषम फलनों के ग्राफ हमेशा मूल बिंदु के सममित होते हैं। विषम फलनों के ग्राफ हमेशा विषम फलनों के ग्राफ हमेशा विषम फलनों के ग्राफ हमेशा हमेशा मूल बिंदु के सममित होते हैं। विषम फलन के ग्राफ हमेशा हमेशा मूल बिंदु के सममित होते हैं। हेडिंग डालेंगे। निश्चित समाकलन के सामान्य प्रगुण, जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। निश्चित समाकलन के सामान्य प्रगुण। सुनना, प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टीज नंबर 1। हाँ, स्पेलिंग दिख रही है और बड़ा दिखूं? दिख रहा होगा यार। अरे आती होगी ना स्पेलिंग, क्या देखना? बोले ध्यान सुनिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा होगा। थोड़ा सा बेसिक जानकारियां। ये क्या है? किसका चिन्ह है? समाकलन का। ये क्या है? लोअर लिमिट। ऊपर एफ एक्स क्या है? इंटीग्रल। समझ में आ गया? बोलिए। तो जब भी मुझे कभी आवश्यकता पड़ जाए लिमिट को मैं आपस में इंटरचेंज करूं, लोअर को अपर, अपर को लोअर, कभी भी हो सकता है ऐसा यूज करने के लिए पड़ जाए, अर्थात ए टू बी को मैं बी टू ए लिखूंगा तो पीछे का चिन्ह माइनस हो जाएगा। इतना ध्यान रखना। देखिए लेकिन मैं इसको प्रूव कराऊंगा जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी खटाक खटाक करिए, 10 मिनट में प्रॉपर्टीज करके आते हैं एनसीईआरटी अगले एक्सरसाइज पे। देखो इसके मैं प्रूफ करा रहा हूं, टेकन एलएचएस, उत्पत्ति कर रहे हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। हाँ, आप शानदार स्टूडेंट है, मतलब अच्छे स्टूडेंटों में आपकी गिनती होती है। स्मॉल एफ एक्स का समाकलन कैपिटल एफ एक्स, क्या सी जोड़ूं? क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि निश्चित समाकलन कट जाएगा। देखो कितना बढ़िया, हर एक चीज आपको महसूस हो रही है, सिर्फ आप मेहनत नहीं कर रहे हो। केवल एक कमी रह गई ना, आप मेहनत नहीं किए, नहीं हम तो बहुत आगे होते। दूसरी चीज देखिए, ये पूरा सिस्टम इस तरह आज मतलब देखे होंगे, इस साल का पूरा अस्त व्यस्त हो गया था, बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह कवर किए हम अपने कोर्स को। और यहां से मैं इसको हल करूंगा तो कितना आएगा? ये अब बी माइनस के, टेकन राइट हैंड साइड, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस रहेगा, इसका कैपिटल एफ एक्स समाकलन होगा बी टू ए माइनस एफ ए माइनस का एफ बी, माइनस का गुणा होगा तो फिर वही बदलाव आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। देयरफॉर ये आता एल एच एस बराबर
RHS। तो प्रॉपर्टीज नंबर 2 समाप्त हो गई। प्रॉपर्टीज नंबर 2 में सीखे क्या है आप, कभी भी डिफिनिट इंटीग्रेशन में लोअर और अपर लिमिट को आपस में इंटरचेंज करना चाहें तो कर सकते हो, किंतु पीछे का चिन्ह भी बदलना पड़ेगा। यदि यहां प्लस था तो माइनस, सपोज दैट यहां माइनस होता तो यहां क्या हो जाता, अर्थात पीछे से माइनस का गुणा कर दीजिए आप। मैं हट गया बोर्ड से, अब आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हाँ, मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ आऊंगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा 1 के नीचे लिख लीजिएगा, नोट लगा दीजिए। प्रश्न को हल करते समय स्पीड से करिए। प्रश्न को हल करते समय लोअर लिमिट तथा अपर लिमिट, स्पेलिंग इंग्लिश से लिखिएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट तथा अपर लिमिट को परस्पर बदल दिया जाए, लोअर लिमिट तथा अपर लिमिट को परस्पर बदल दिया जाए तो समाकलन का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, 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 समाकलन का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए क्या करे। प्रॉपर्टी नंबर 2 ध्यान से सुनना, ध्यान से। a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर a टू बी एफ टी इंटू डी टी। ये बकवास क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा, देखना। यदि किसी समाकलन में, यदि किसी निश्चित समाकलन में, आप पहले लिखना, इसको लिख लो फिर मैं चिल्लाऊं, मतलब मैं अपनी बकवास शुरू करूंगा। इसके पहले आप प्रॉपर्टी नंबर 2 लिख के और एक लाइन, ये छोटी सी लाइन लिख लीजिए, ठीक है। क्या तैयार हैं आप लोग मेरी बात सुनने के लिए? यदि किसी निश्चित समाकलन में समाकलन की सीमाएं बराबर हों, फलन एक जैसा हो, फंक्शन की फोटो एक तरह हो, किंतु चर राशि अलग अलग हो, तो समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसका रीजन देखना, मैं LHS लेके चलूंगा। एक इसमें आपको कम क्लिक करेगा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपको लगेगा वाकई बात सही है। जरा दिमाग लगाना। a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये एफ एक्स का समाकलन कैपिटल एफ एक्स, सी नहीं जोड़ते क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। जोड़ेंगे भी तो कट जाएगा, तो क्यों जोड़े भाई। लेकिन राइट हैंड साइड ए टू बी एफ टी इंटू डी टी, जरा दिमाग लगाना। तो ये क्या आ जाएगा भाई? हाँ, मैं इस तरह यहां से लाइन खींचे दे रहा हूं, अब डाउट ना होगा। ये क्या आएगा? एफ टी, बोलो। अब यार यहां से दिमाग लगाओ, ठीक है। फंक्शन एक जैसा है तो जिसका इंटीग्रल का जो इंटीग्रांट आएगा, इंटीग्रांट मीन्स जो समाकलन होने के बाद आता है, वो भी एक जैसा दिखेगा। वेरिएबल ही तो चेंज रहेगा। सपोज दैट यहां साइन एक्स लिखा होता, यहां साइन एक्स लिखा होता तो साइन टी लिखा होता। तो यहां साइन एक्स का समाकलन करता तो माइनस कॉस एक्स होता, यहां माइनस कॉस टी होता। तो मैं एक्स की जगह यहां लिमिट डाल रहा हूं, या टी की जगह लिमिट डाल रहा हूं, तो वेरिएबल की जगह लिमिट डालूंगा, आंसर सेम आ जाएगा। अब भी नहीं समझ में आ गया? समझ में? तो यहां बोलो क्या आ गया? एफ बी माइनस का, तो क्या दोनों में फर्क आया? बोलो। यहां लिमिट किसकी जगह डाले? यहां। तो पहले तो अलग अलग दिख रहा था, जब लिमिट डाले तो दोनों एडजस्ट हो गया था। लिख डालो जल्दी से। एक एग्जाम्पल उठाता हूं। 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स बराबर 0 से π/2 साइन टी इंटू डी टी।
हाँ भाई सुनिए, डिफरेंट इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर याद है आपको? मैंने साइनस का ग्राफ बनाया था और 90-90 में टुकड़े बनाए थे। तो 0 से 90 तक में कितना एरिया लेता है साइन का? 1। अर्थात देखो इसका भी आंसर 1 आएगा, इसका भी आंसर 1 आएगा। अब देखना कैसे करेंगे। कुछ आंसर तो आपको क्लिक कर गया ना। बहुत सारे फंक्शन है जिनके ग्राफ से एरिया याद रख और जल्दी से भरो, क्योंकि वहां जब हम कंपटीशन में बैठेंगे तब हमें समय नहीं बर्बाद करना। क्या है? टेक एन LHS 0 से π/2 sin x इंटू dx। क्या मैं गाड़ी बढ़ाऊंगा आगे? बोलो। तो ये कहानी क्या होगी? sin x का समाकलन माइनस cos x, लिमिट 0 से π/2, माइनस चिन्ह बाहर फेंक दूं, अपर लिमिट cos π/2 माइनस cos 0। दिमाग लगाना, cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, टोटल 1 यूनिट आ गई। ठीक है, 1 आ गया। अब मैं टेकन राइट हैंड साइड लेके चलूं तो क्या है? 0 से π/2 sin t इंटू dt, sin t का समाकलन माइनस cos t, माइनस चिन्ह बाहर कर लिया। तो देखो यार कहां कुछ फर्क हो रहा है। यहां लिमिट किसकी जगह रख रहे हैं? x की जगह, और यहां लिमिट t की जगह। तो आंसर सेम आ गया। अब भी नहीं समझ में? फिर आंसर सेम आ गया। अतः LHS बराबर RHS। हाँ थोड़ा जल्दी कर लें। नोट लगाइए नीचे। बोलो नोट क्या लिखेंगे? सुनिए जरा, नोट लिख दीजिए पेन। मैं बोलना क्या चाहता हूं मेरी भावनाएं पकड़े। यदि निश्चित समाकलन में दोनों, सुन लीजिए पहले बाद में लिखिएगा। यदि निश्चित समाकलन में दोनों समाकलन की सीमाएं आपस में फलन एक जैसा हो, एक जैसा का मतलब यहां साइन लिखा तो यहां भी साइन लिखा ना, फलन एक जैसा हो किंतु चर राशि अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो इस स्थिति में समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लिखेंगे यदि निश्चित समाकलन में दो समाकलन की सीमाएं अलग अलग हों, यदि निश्चित समाकलन में दो समाकलन की सीमाएं अलग अलग हों, अलग अलग हों, सीमाएं अलग अलग हों और फलन एक जैसा हो तथा चर राशि भिन्न भिन्न हो, और फलन एक जैसा हो और चर राशि भिन्न भिन्न हो, और चर राशि भिन्न भिन्न हो, तो इस स्थिति में समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस स्थिति में समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सुनना ध्यान से। प्रॉपर्टी नंबर 3, अब एंट्री आती है प्रॉपर्टी नंबर 3 की, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ध्यान से सुनना, सुनिए बेसिक जानकारियां आपको मैंने पहले दिन के लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन में दे चुका हूं मैं। हाँ भाई तैयार हो आप लोग? देखो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू तभी फाइंड की जा सकती है जब गिवन फंक्शन एफ एक्स ए से बी के बीच में लगातार कंटिन्यूअस हो, कहीं ब्रेक, शायद बीच में ए से बी तक में फंक्शन कहीं डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो क्या उपाय होता है? जिस पॉइंट में डिस्कनेक्ट हो रहा है वहीं से दो ब्रेक, दो लिमिट लगा देते हैं। तो सपोज दैट कभी कभी फोटो इसकी इस तरह दिखेगी, ए से सी में ले जाएगा ये, बोलो, और फिर क्या होगा? एफ एक्स, एक बात और, सी के ऊपर माइनस लगा देते हैं। याद है आपको? 10x का उदाहरण लीजिए, 90 में कट रहा था ना 0 से पाई 10x में, तो मैंने पहले टुकड़ा 90 अंश में दिखाया, याद होगा, समझ में आ गया।
तो अभी थोड़ा सा महसूस कर लो, फिर क्या करेंगे सी से, अर्थात जरा आभास करिएगा, इस ग्राफ को आभास करिएगा। सपोज दैट ये कुछ ऐसे ग्राफ जा रहा था, यहां पे हल्का सा डिस्कनेक्ट हो रहा था ग्राफ, और यहां पे पॉइंट था सी, यहां पे है ए, यहां पे क्या है, तो पहला टुकड़ा मैंने निकाला ए से सी का, अगला टुकड़ा निकाला सी से, और दोनों को जोड़ दूंगा तो एरिया फिर वही आ जाएगा। अब भी नहीं समझ में आया? तो कभी कभी ऐसी घटना हो जाएगी तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि सी की कहानी क्या है, ए से बड़ा सी है, अरे ए के आगे सी होगा ना, अब बी के पीछे होगा, तो वेयर, ध्यान से सुनना, ए लेस देन सी लेस देन, अर्थात ए छोटा है सी से और सी छोटा है बी से। सी की एंट्री क्यों हो गई बीच में, क्योंकि क्या पता है ए से बी तक कोई ये फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो, कहीं बीच में डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो, तो कहां पे, एक्स सी पे, तो एक लिमिट सी ले लेते हैं। अब भी समझ नहीं आया, आ गया होगा समझ में यार, बोलो बेटा, नहीं फिर समझाऊंगा, आ गया ना समझ में। तो कभी कभी इसका देखिए, कभी कभी डायरेक्ट लिमिट लेके मैं नहीं ज्ञात कर सकता, तो मुझे तीसरे लिमिट की आवश्यकता पड़ेगी जो ए बी के बीच में ही रहेगी कहीं ना कहीं, तो मैं दो टुकड़े बना लूंगा इसके। अच्छा, दो से ज्यादा टुकड़े भी बन सकते हैं, बात समझ आ गया। जहां जहां डिस्कनेक्ट होगा वहीं वहीं लिमिट ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे लिमिट को। ना समझा तो फिर से चिल्लाऊं, आ गया समझ में? इसका प्रूफ करो, टेकन लेफ्ट हैंड साइड जल्दी से, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स का समाकलन कैपिटल एफ एक्स, लिमिट बोले तो ए टू बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एफ बी माइनस कैफ है, टेकन राइट हैंड साइड, हाँ, टेकन राइट हैंड साइड ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। हाँ, ये क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स लिमिट ए टू सी, ये कैपिटल एफ एक्स लिमिट सी टू बी, हाँ लिमिट रखूंगा तो ये एफ सी माइनस कैफ है प्लस एफ बी माइनस कैफ सी। हाँ, एफ सी बहुत आगे पीछे कर रहे थे, निपट गए, एफ बी माइनस एफ ए। क्या समझ नहीं आएगा? आ गया सर? इसका मतलब दोनों के एरिया आपस में क्या हुए, बराबर हुए। तो कभी भी तोड़ने की जरूरत पड़ जाए तो आप तोड़ सकते हैं, बेशक आप टेंशन मत करिए। क्या समझाएंगे? प्रॉपर्टी नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे सवाल ही सवाल लगते हैं, हर एक क्वेश्चन में लगना है इसको। बोर्ड लेवल में प्रॉपर्टी नंबर 4 तो लगनी, इतना ध्यान रखें। क्या होती है प्रॉपर्टी नंबर 4, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 4 की पहली निशानी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट में कुछ ना कुछ भरा होगा, एफ एक्स डी एक्स। क्या होती है प्रॉपर्टी नंबर 4, ध्यान से सुनना, फर्जी परेशान ना करना। क्या मैं बोलूं, देखो, x के स्थान पर a माइनस एक्स लिख दिया जाता है, लिमिट सेम लगा देते हैं, और अपर लिमिट में वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर सुनिए, उच्च सीमा में चर राशि को घटा देना है, जो भी मिले x की प्लेस में रख देना है, a माइनस एक्स। अभी मैं समझाऊंगा, आप लिख लीजिए बस, अभी आप जो आंखों से देख रहे हो लिख लो, अभी मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, तब आपके माइंड में क्लिक करेगा। अभी तो ऊपर से ही जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि पहली बार जब मैं पढ़ा था तो ऊपर के ऊपर से चला गया था, तो मैंने इसको समय दिया इसके साथ। यार कोई व्यक्ति दोस्त कब बनता है, जब मुझे बताओ, जब उसके साथ आप समय देते हो। बोलो, पहले दिन फोन से बात करोगे दबका के काट दी, नहीं समझे, फिर उससे बात होगी, फिर दोस्त बनेगा। गणित भी ऐसे व्यवहार करती है, आप पहले दिन तो आपको डराएगी ना वो कि मैं नहीं बनूंगा, फिर हम उसको समय देंगे, पढ़ेंगे, फिर बातें क्लिक करेंगे यार कि अब समझ में आया, कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो सबसे बड़ी बात होती है सेल्फ स्टडी ही सबसे बड़ा उपाय है स्टूडेंट को उठने का।
टीचर के संपर्क में तो रहना पड़ेगा, टीचर के संपर्क में नहीं रहोगे तो कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, तो कॉन्सेप्ट कहां से पाओगे। टेकन एलएचएस, मैं इसको प्रूफ करूंगा 0 से a fx dx। अच्छा सुनना, दिमाग लगाना, ठीक। इसकी वैल्यू देख लेते हैं, बाद में देखते हैं। स्मॉल एफ एक्स का समाकलन कैपिटल एफ एक्स इंटू 0 से a, क्या बोल रहे हो, तो क्या आएगी वैल्यू एफ ए बोलो, और एफ जीरो। अरे एफ जीरो की वैल्यू मुझे तो अभी नहीं पता, लिखा रहने दीजिए, सिर्फ एफ जीरो की वैल्यू 0 ही आ जाएगी कहीं ना कहीं। कुल मिला के इसी फॉर्म में लिखा रहने दीजिए, बात खत्म करो। टेकन राइट हैंड साइड में देखता हूँ, टेकन राइट हैंड साइड देखता हूँ, भेजा लगाना, फर्जी परेशान न करना। मैं एफ जीरो की वैल्यू भी 0 नहीं कह सकता यार, नहीं समझ में आया। क्या पता है एफ जीरो की वैल्यू कुछ इस तरह का इंटीग्रेंट आ जाए कि एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स बराबर थोड़ी देर के लिए आ गया, जरा दिमाग लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ 0 डालूंगा तो एफ जीरो की वैल्यू 0 आ जाएगी क्या, तो एफ जीरो लिखा रहेंगे, उसको होगा जो होगा देखा जाएगा बाद में। हाँ ये क्या है, 0 से a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, लेट a माइनस एक्स बराबर टी, अवकलन करो a का 0 x का माइनस 1 डी एक्स बराबर डी टी। कुल मिला के dx बराबर माइनस का dt रखूंगा। अब मैं लिमिट चेंज करूंगा। नाउ x की लिमिट क्या है 0, जब x बराबर 0 देन t बराबर, यहां x की जगह 0 रखूंगा, देन t बराबर a, और जब x बराबर a यहां a पटकूंगा देन t बराबर, अभी लिमिट क्या लगी है 0 से a, अब लिमिट क्या लगेगी a से 0। चलो लिखना शुरू करो। नाउ लिमिट a से 0 हो गई, और dx को माइनस dt में कन्वर्ट करने के लिए कहानी कुछ ऐसी हो गई, ये फंक्शन इस तरह कन्वर्ट हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया, बोल क्यों नहीं रहे, नहीं आया समझ में, आ गया समझ। खत्म। क्या मैं बताऊं, अब क्या करोगे, हाँ यहां तक आप आ गए, कॉपी हो गया। सुनिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 का रोल क्या है, लोअर को अपर, अपर को लोअर। तो जैसे मैं इसको 0 यहां लाऊंगा, यहां ऊपर लाऊंगा, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बताती है, पीछे से माइनस के एक गुणा और हो जाएगा, तो माइनस माइनस 0 से एफ टी इंटू डी टी। अब इसमें मैं इसका समाकलन क्या हो गया, एफ टी, बोलो भाई, लिमिट 0 टू a। अब लिमिट किसकी जगह रखूंगा, टी की जगह। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, डिफिनिट इनडिफिनिट में टी का मान रखते थे, क्यों मान रख रहे हो, क्योंकि लिमिट में किसके पदों में बदल रहा हूं, टी के पदों में, तो मैं वेरिएबल टी की जगह लिमिट रखूंगा, ना कि टी को एक्स के पदों में बदलूंगा। नहीं समझ में आया, क्योंकि लिमिट मैंने चेंज कर ली थी ना टी के पदों में, तो मेरा टी का मान एक्स के पदों में नहीं रखना, मुझे लिमिट रखनी है। वो तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में होता था जहां लिमिट नहीं रखते थे। तो बताओ वैल्यू क्या होगी, एफ ए माइनस का एफ जीरो। अतः बोलो एलएचएस बराबर आरएचएस। इस पूरी कहानी का बकवास सुनो, क्या बकवास है। अच्छा आपको प्रूफ समझ में आया कि नहीं आया। अब मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको एक लाइन समझाना है कि ये कैसे एप्लीकेशन होगा, इसका एप्लीकेशन प्रयोग कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकल में कैसे लाएंगे वो मैं समझा रहा हूं। आप लोग इतना जल्दी से कॉपी कर लो, ठीक है। क्या मैं बताऊं, एक एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। 1 देखो 0 से π/2 sin x लिखा है थोड़ी देर के लिए। अब उदाहरण देखिएगा, ये इतने में मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप लोग इधर उधर बहकिएगा नहीं, बोर्ड का आदेश देखिएगा, खासकर ऑनलाइन वाले बच्चे कि उधर उधर नोट करने में कुछ कंफ्यूजन हो। बेसिक यूनिट पैराग्राफ नंबर 4 पहले कब लगाना है, जब लोअर लिमिट 0 है, और x के स्थान पर इस लिमिट का यूज क्या होता है कि अपना इंटीग्रांड चेंज कर देता है। इस लिमिट में प्रॉपर्टीज नंबर 4 का काम क्या है कि जो इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रल भरा होता है, इंटीग्रल भरा होता है, वो चेंज हो जाता है। अर्थात अपर लिमिट क्या है, वेरिएबल क्या है x, तो x के स्थान पर देखो यहां क्या रखा था a माइनस एक्स, अब मैं क्या रखूंगा π/2 माइनस एक्स। तो बोले तो ये क्या आ गया 0 से π/2 क्या आ गया cos x dx। लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। समझ में नहीं आया, आगे समझो, इस तरह प्रयोग करना।
एग्जाम्पल नंबर 2 देखना, ध्यान से देखना। 0 से 1 लिमिट लगा दिया मैंने और e की पावर x dx लिख दिया। नहीं है सुन, बताओ कैसे प्रॉपर्टीज को लॉजिक कैसे यूज करोगे? e की पावर x की जगह क्या रखोगे? उल्टा बोल रहे, 1 माइनस एक्स। अपर को अपर लिमिट में x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x के प्लेस पे रख देंगे तो क्या होगा? ठीक, नोट लगा दो बड़ा से अब नोट्स में अपने, जल्दी करो। लिखेंगे प्रगुण 4 का प्रयोग तभी किया जाता है जब लोअर लिमिट 0 हो। नोट लगाओ जल्दी से। प्रगुण 4 का प्रयोग तभी किया जाता है, प्रगुण 4 का प्रयोग तभी किया जाता है जब लोअर लिमिट 0 हो। 0 लिख देना, जब लोअर लिमिट 0 तथा प्रगुण 4 से प्रगुण 4 से उच्च सीमा में चरराशि को घटा देते हैं, उच्च सीमा में तथा अपर लिमिट में, तथा प्रगुण 4 से उच्च सीमा में x को घटा देते हैं, उच्च सीमा में x को घटा देते हैं तथा x के स्थान पे ही रख देते हैं, उच्च सीमा में x को घटा देते हैं तथा x के ही स्थान पे रख देते हैं, तथा x के ही स्थान पर रख देते हैं या x के स्थान पे रख देते हैं। प्रगुण नंबर 5 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रगुण है ये वाला, इसी के लिए मैंने आज से कॉन्सेप्ट बताया था। जैसे मैंने लेक्चर शुरू किया ऑड एंड इवन फंक्शन, मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया, वो यहां यूज होने वाला है। प्रॉपर्टी नंबर 5 की डबल कहानी होगी, -a से +a लिमिट लगी हो f(x) dx। ध्यान से सुनना, पर्ची परेशान न करना, ये 2 वैल्यू देगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। -a to a f(x) dx 2 वैल्यू देगा। एक वैल्यू देगा 0 जब f(x) एक सम फलन है। कौन फलन है? सॉरी, विषम फलन है। अब इसकी मैं फीलिंग बनाऊंगा, ठीक। एक देगा 0 से 2, अर्थात 2 बाहर, 0 से नहीं, ऐसे बोलो, 0 से a, और क्या होगा? f(x) dx जब f(x) एक, बोलो, सम फलन है। ये बकवास लिख लो, मैं प्रूफ करा रहा हूं। तो कभी भी इस तरह की फोटो दिखे -a से +a बाय लिमिट, तो आप इंटीग्रेशन को छोड़, पहले इंटीग्रल को चेक कर कि सम फलन है कि, भगवान करे कि विषम फलन हो तो मुझे हल ही नहीं करना पड़े, वैल्यू में क्या दे दूं? 0। नहीं समझ में? लेकिन सम फलन होगा तो बहुत दर्द देगा आपको, घंटों लगेंगे इसको कैलकुलेट करने। नहीं आए समझ में? सुनना, ध्यान सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, सीरियस होके सुनना। मैं बोलूं, जब भी इस तरह की फोटो दिखे -a से +a लिमिट वाली, सपोज दैट -2 से 2, -3 से 3, ऊपर नीचे की लिमिट सेम लगी हो, माइनस का फर्क हो, बस। समझ में आ गया? बोलो भैया। तो अंदर भरे इंटीग्रल को चेक करो। इंटीग्रल मीन्स एक फंक्शन को चेक करो जो अंदर फंक्शन भरा है कि सम फलन है कि विषम। कैसे चेक करते हैं? x के स्थान पर -x रख देते। अब कंडीशन देखिएगा, जब f(x) एक विषम फलन है, दिमाग लगाना थोड़ा सा, विषम फलन है, तब f(x) का ग्राफ कैसा होगा? विषम फलन का ग्राफ कैसे होता है? हाँ, किसके सिमेट्रिक? मूल बिंदु के। और किस तरह का ग्राफ? फराटे की पंक्ति। समझ में आ गया? अब तो आपको अंदर से महसूस होने लगा होगा गणित एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड है। यदि कुछ भी छूटा है तो कहीं ना कहीं आपको दर्द होने लगेगा। इसलिए पढ़ाई में कहते हैं यार कि एक पैकेज होता है पढ़ाई का। यार पढ़ाई जुगाड़ से थोड़ी होती है।
ये समोसा खाना थोड़ा हो पड़ा है कि आज खा लेंगे फिर 10 दिन बाद पैसा होगा तो खा लेंगे। ये पढ़ना है तो रोज पढ़ना है, व्यवस्थाएं करनी है, एक सिस्टम से पढ़ाई करनी है, तब शायद सफलता मिल जाए, उसमें शायद जुड़ा हुआ है। अब जरा दिमाग लगाइए, मुझे पता है कि ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनाएगा, दिमाग लगाना। ये fx का ग्राफ हो गया, ये x है, x डैश है, ये y है, y डैश। सपोज दैट जो लिमिट लगी होती है वो डोमेन होता है, पहले माइनस है आएगा कि प्लस है आएगा, माइनस है। सपोज दैट दिमाग लगाना, यहां पे x बराबर क्या है, माइनस है, तो प्लस है ऊपर होगा, आगे होगा क्या, बोल क्यों नहीं रहे हो? इसका मतलब माइनस ए से प्लस ए तक क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, बिल्कुल है। जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे, मर गया, जीरो आ गया, नहीं आया समझ, आगे समझ। तो ये मेन रीजन है कि जितना एरिया ऊपर होगा उतना एरिया, जितना ऊपर उतना एरिया नीचे। और इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है, माइनस ए से प्लस ए तक, समझ नहीं आया? एक्स बराबर माइनस ए एक बाउंड्री है, बोलो, और एक्स बराबर प्लस ए, और फंक्शन का ग्राफ जितना अलजेब्रिक सम करेगा, बीजीय योगफल करेगा, तो सपोज दैट इसका एरिया ए है, इसका एरिया, तो इसका भी एरिया तो ए होगा, बोलो। लेकिन यहां पे माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक का मतलब जो नीचे एरिया होता है वो किस में यूज करते हैं, माइनस ए वैल्यू जीरो होगी, मान लो। चलो बना लो, समझ में नहीं आया क्या यार, आगे समझो। इसका मतलब जिस दिन ये विषम फलन होगा, फिर सुन लो, जिस दिन विषम फलन होगा निश्चित रूप से ओरिजिन से गुजरेगा, बोलो, ध्यान सुनना। ये लिमिट मूलबिंदु के पहले होगी, ये लिमिट मूलबिंदु के, जब भी मूलबिंदु से गुजरेगा तो एक एरिया ऊपर बनेगा, एक एरिया नीचे बनेगा। अब बात समझना, माइनस ए से प्लस जीरो तक आने, सॉरी माइनस ए से जीरो तक जाने में जितना इंटरवल होगा बीच का अंतर, उतना ही अंतर जीरो से तक में होगा, नहीं आया समझो। अर्थात ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में, क्योंकि ये दूरी ए ही तो है, ये भी दूरी है, अर्थात ऊपर का एरिया नीचे का एरिया आपस में क्या हो गया, जब नीचे होता है तो एरिया किस में रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस पे। नहीं आगे समझ, आगे समझ, जल्दी बनाओ। हाँ, जब एफ एक्स एक विषम फलन है, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। रीजन जीरो क्यों हुआ उसको मैं समझा रहा हूं। देखो, यदि आपको इसको ज्योमेट्रिक मीनिंग नहीं पता ना तो घंटों जीरो बनाने में समय लग जाएगा। एनसीईआरटी की बुक पढ़िएगा, पता नहीं क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा, मैं देखा भी नहीं उसे। माइनस है क्यों लिख दिए, नीचे का एरिया, समझा गया। और डिफरेंट इंटीग्रेशन में सभी एरियाजों का अलजेब्रिक समेशन होता है, जितने भी एरियाज आएंगे उनका अलजेब्रिक समेशन लेंगे, अर्थात बीजीओ प्लस माइनस का चिन्ह देखेंगे। अब ध्यान से सुनना, बताओ अच्छा आपको फील हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यार। अच्छा, अब जरा सुनिए, यहां माइनस एक लिमिट लगी है, यहां प्लस 3 लगी है, तो प्रभु जीरो ना कर दीजिएगा, नहीं आया समझ। शायद यहां माइनस एक लिमिट लगी होती तो यहां 1 होता, बोलो, यहां पे 3 होता तो आगे चला जाता, तो ये टुकड़ा बड़ा हो जाता है, ये टुकड़ा छोटा हो जाता, घटता तो, किंतु जीरो नहीं होता, क्योंकि बीच का इंटरवल बराबर नहीं। तो जब भी फोटो दिखे -2 से +2, -4 से +4, -10 से 10, समझ आ रहा है, तब आप देखिए कि अंदर की कहानी ये क्या कर रहा है, कहीं विषम तो नहीं है कि 4 पेज भरे बैठे हैं, विषम फलन है, आंसर जीरो देगा, नहीं समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, अब कहानी देखें आगे, लिखेंगे एक कंडीशन डालिए, जब एफ एक्स एक समफलन है, मैं इसको हटा रहा हूं, दिमाग लगाना, जब एफ एक्स एक समफलन है, दिमाग लगाना, समफलन का ग्राफ, अरे अपनी और उनकी फोटो समझ में आ गया, यह एफ एक्स का ग्राफ है। इमेजिन कर कोई ये, सुनना ध्यान, सुनना ध्यान से, फर्जी परेशान ना करना, पढ़ लेना बेटे मोबाइल से। बताऊं आगे, बताओ एक्स बराबर माइनस ए कहां पे होगा, माइनस ए कहां होगा, मूलबिंदु के पहले, अर्थात यहां पे सपोज दैट एक्स बराबर माइनस ए है, ये जीरो है, तो ये दूरी कितनी हुई, ए, और उतनी ही दूरी पे एक्स बराबर ए होगा,
नहीं समझ में आया? बोलो। इसका मतलब माइनस ए से प्लस ए की कहानी क्या है? दो एरिया मिल रहा है, एक एरिया ये, बोलो भाई, और एक एरिया, दोनों एरिया ऊपर है कि अगल बगल है? ऊपर है, तो दोनों जुड़ जाएंगे क्या? इसका मतलब मैं एक तरफ एरिया ज्ञात करूं, दो का गुणा कर दूं, क्यों बेवकूफ बने, मैं दो एरिया ज्ञात कर रहा हूं, अर्थात मैं लिमिट क्या लगा दूं, 0 से, बोलो। अब पीछे में दो का क्या कर दूं, वही चीज लिखा, देखो दो का गुणा हुआ है, बोलो यार, और लिमिट उसने क्या उठा लिया है, 0 से, यहां पे लिमिट तो 0 होगी ना, तो ये समफलन में करना क्या है कि बकवास क्यों कर, देखो यार, क्योंकि मैं अपर लिमिट की जगह माइनस ए से प्लस ए रखूंगा ना, तो मैं पहले अपर लिमिट यूज करूंगा, फिर लोअर लिमिट यूज करूंगा, तो माइनस ए जब लोअर लिमिट देंगे तो टाइम टेकन हो जाएगा, और जबकि लोअर लिमिट जब 0 देंगे तो क्या पता जल्दी हल हो जाए, नहीं समझ में आया? तो इसको एक छोटा सा भाग बना लिए, क्योंकि एक भाग इधर होगा, एक भाग उधर होगा। यदि एरिया इसका कितना है, प्लस ए, और इसका एरिया भी प्लस ए है, तो आंसर कितना देगा जरा बताओ, माइनस ए से, बोलो बोलो, माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स से कितना आंसर देगा, कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए, नहीं आया समझ में? कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए का मतलब 2a, और 2a का मतलब एक तरफ का एरिया भर देना, 0a, अब भी समझ में नहीं आया, बोलो भाई? तो ऐसा कहानी क्यों हुई, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई? क्योंकि दोनों टुकड़े आपस में क्या है, एक तरफ का एरिया ज्ञात करके दो को गुणा कर दूंगा, इससे बहुत बढ़िया आपको समझ में आया होगा यार। चल लिख लो जल्दी से। हाँ, अरे ए जुड़ के 2a होंगे क्या, और ए की वैल्यू क्या होगी, 0 से एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन की बात करूंगी, तो ये लॉजिक पकड़ के चलना, जब भी माइनस ए से प्लस ए लिमिट लगी हो चेक करना इंटीग्रल को, अर्थात फंक्शन को अंदर चेक करेंगे कि समफलन है कि विषम फलन। अब बताइए, यदि आपको थ्योरी क्लियर ना होता तो जीवन में समझ में ना आता, तो यदि ग्राफ से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कभी हो ही नहीं सकता, लग ही नहीं सकता यार। प्रॉपर्टी नंबर 6, हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे यदि दिक्कत होती हो तो आप वीडियो को रोकें, रोकना तो नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये लोग ऑलरेडी लिखते रहते हैं। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स का मतलब समझना, dx का मतलब समझना, 0 से a और ये बाहर कर लेंगे, एक प्रॉपर्टी तो ये मिल गई आपको, क्या समझ में नहीं आया? लास्ट प्रॉपर्टी जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे आएंगे, एक एक्सरसाइज खत्म करेंगे चाहे जैसे खत्म। मुझे बता दो आपका अंदर से महसूस हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है ना, a प्लस ए 2a। अब किसी के दिमाग में आइडिया आता है कि सर जी यहां पे मैं माइनस ए से 0 वाली भी लिमिट ले सकता हूं, ले सकते हो, नहीं आया समझ? अरे ये भी तो a है, ये भी a है, अर्थात दो का गुणा करके एक टुकड़े का ही एरिया तो देना है, तो यदि इधर वाला टुकड़ा लिखा होता तो क्या लिखते, माइनस ए से 0, किंतु हर एक लेखक की किताब वालों ने यही लिखा है तो मैं भी यही लिख दूंगा, मैं क्यों सबसे अलग चलूं, लेकिन मन की आंखों में देखे तो हो सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया? अच्छा, इसको, इस बकवास को समझना, ध्यान से समझना। अच्छा, मुझे बता दो इसकी मीनिंग क्या होती है। मीनिंग क्या होती है कि 0 से 2a के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और 0 से 2a के बीच में x के रिस्पेक्ट कर रहा हूं तो x अक्ष के द्वारा जितना एरिया घिरेगा उस एरिया का समेशन, अर्थात मैं इसका ग्राफ के लिए थोड़ा सा विषय में मुझे आइडिया ले लूं, मैं दिमाग लगाना, थोड़ा सा मैं आइडिया ले लूं, जरा दिमाग लगाइएगा। ये सपोज दैट ये कोई ग्राफ है, थोड़ी देर के लिए समझ लो ग्राफ है, क्या समझ पा रहे हो, बोलो भैया? तो यहां पे x बराबर ए होगा क्या, बोलो? नहीं, 0 से चलना है ना हम लोग, क्या मैं बताऊं? सपोज दैट ऊपर कोई पैराबोला बना, दिमाग लगाना, सीधी लाइन एक खींच दो, क्या कोई फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूं मैं, एक फंक्शन,
ये एफ का ग्राफ है, थोड़ी देर के लिए ध्यान सुनना, भेजा लगाई। ठीक, यहां एक्स बराबर क्या है, यहां एक्स बराबर 2a, बोलो यार, और यहां पे 0, तो 0 से 2a के बीच क्या दो टुकड़े मिल रहे हैं क्या, बोलो। इन दोनों टुकड़ों का एरिया मैंने सपोज कर लिया कि बराबर है थोड़ी देर के लिए, तो दिमाग लगाना, फिर वही कहानी हो गई। इसका मतलब कि दोनों यदि टुकड़े के एरिया बराबर है तो मैं डायरेक्ट लिमिट अपने लिए सरदर्द क्यों बना रहा हूं, 0 से 2a क्यों बना रहा हूं, मैं 0 से क्या कर दूं a, और पीछे से 2 का क्या कर दूं, गुणा कर दूं। नहीं आया समझ में? अरे यार यहां 2a लिखा था ना, तो इसका मतलब जरा दिमाग लगाइए, ये कोई फंक्शन होगा तो एरिया निकालना था 0 से 2a, तो 2a का आधा क्या होगा 0 से a, तो 0 से a के बीच जो एरिया होगा वही a से a के बीच होगा, अर्थात ये दोनों एरिया आपस में क्या होंगे। तो मैं एक तरफ पे एरिया ज्ञात कर लूं, एक तरफ पे लिमिट लगा दूं, लिमिट छोटी कर लूं, जितनी लिमिट छोटी कर लूंगा तो जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा ना। बोलो भाई, पीछे से 2 क्या कर देंगे, पूरा बना लो। इसका मतलब लिख लेंगे, ग्राफ से स्पष्ट है, लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, 2 बाहर 0 से a एफ एक्स डी एक्स। एक किताब दीजिए मुझे एनसीईआरटी की, मुझे एनसीईआरटी की एक बुक दीजिए। हम लोग काम कर रहे हैं आज 7.10 पे, पहला क्वेश्चन, 0 to 1 x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। आज डिफरेंट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापन समाकलन, निश्चित समाकलन, प्रतिस्थापन समाकलन द्वारा निश्चित समाकलन को आज हम लोग हल करेंगे। तो आपको ये बात डिस्कस नहीं हुई क्या, बोलो यार, आगे समझना। देखो इस तरह लिखना हो, इस तरह लिखना है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर a प्लस ए बोले तो 2a और a की वैल्यू रख। चलो इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से, कंसंट्रेशन से रहना। हमारे पास कितने सवाल हैं इस एक्सरसाइज में, काफी हैं, 10 ही हैं क्या, हाँ 10 सवाल है, बहुत जल्दी कर देंगे, लेकिन खत्म करके ही छोड़ेंगे। कल टारगेट 2 दिन में और एनसीईआरटी में लगेगा, अगली और अगली, क्योंकि बीच में 40-42 सवाल हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t। सभी बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप डिफिनिट इंटीग्रेशन को सोचो, मन में फील करो, तो इनडिफिनिट की तरह फील करो। फिर सुन लो, निश्चित समाकलन में केवल लिमिट लगी होती, बाकी नया कुछ नहीं है कि लिमिट लग गई तो आप डायरेक्ट आप 0 लेवल में खड़े हो गए कि मेरे लिए नया आ गया। नया कहां आया, आप सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ते चले आ रहे हैं, 20 लेक्चर पढ़े हैं आप लोग, तो मैं उसी तरह सब्स्टिट्यूट करूंगा। लिमिट में चेंजिंग क्या आती है वो सीख लो बस। अर्थात में लिमिट लगी होती तो भी तो इसको टी मानता, बोलो भाई, तो इसको टी मानूंगा तो क्या आएगा, 2x dx बराबर dt फील हुआ, अर्थात x dx बराबर हाफ dt आ गया। जल्दी समझना, अब मैं लिमिट बदलूंगा। जब x बराबर 0, ध्यान से देखना, लिमिट चेंज करना सब लोग सीख लें। जहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में मानते हैं, वहीं पे लिमिट चेंजिंग होती है। ये जब dx लिखा होता तो x की लिमिट होती है, तो x बराबर यहां 0 पकड़ूंगा तो कितना आएगा, t बराबर 1, और जब x बराबर 1 पकड़ूंगा देन t बराबर 2। नाउ लिमिट क्या लग गई, जल्दी बताओ, लिमिट क्या लगी, अभी 0 से 1 लगी थी, अब क्या लग गई, 1 से 2, और क्या लिखूंगा 1 अपान t, और dx की जगह हाफ dt, dx की जगह हाफ dt। नहीं आया समझ में, आगे सुन, मैं व्यवहार उसी तरह करूंगा। क्या कुछ मैंने नया किया क्या, ये 2 लाइनें नई आई, अब ये भी नई नहीं है, पुरानी हो गई, ठीक है। 1/2 आया बाहर, इंटीग्रेशन 1 से 2, 1/t इंटू dt। ध्यान से सुनना, ध्यान से, मैं इधर लिख रहा हूं 1/2 1 अपान t का समाकलन log t। कल मुझे फील हुआ है कि मैं बड़े कोष्टक में लिख लूंगा इंटीग्रेशन का आंसर और दाहिनी तरफ लिमिट लगा दूंगा। अब एक नया काम सुनो, ध्यान से सुनना,
क्या समझ नहीं आ गया? ये dx की जगह हाफ dt रखा ना, ये dx की जगह हाफ dt, कुछ गलत है क्या? अब सुनो, ध्यान सुनो, ये किसकी, ये लिमिट किसकी लगी है? ये वाली लिमिट t की। तो ये गलती ना करना कि t का मान उठा के यहां रखने लगो, क्योंकि लिमिट बदल दिया हूं मैं। तो अब मैं t की जगह क्या रखूंगा? लिमिट रखूंगा। तो पहले कौन सी लिमिट? अपर। तो क्या होगा? 1/2 बोलो, log 2। अब यहां 2 रखूंगा तो मार्ट के अंदर यदि पॉजिटिव भरा जाता है तो बेवकूफ बनाने वाला धंधा, वो तो प्लस ही होगा। नहीं समझ में आया? मार्ट इसलिए लगा जाता है क्योंकि अंदर शायद यहां -2 रखते तो +2 देता वो, क्योंकि log का डोमेन कभी नेगेटिव नहीं होता। फिर क्या होगा? log 1, log 1 की वैल्यू 0, तो 1/2 log 2 आंसर। आप आंसर मैच कराते जाइए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखें, कोई एक स्टूडेंट जिम्मेदारी ले ले और आंसर मैच करें। आंसर ना मिले मुझे तुरंत टोके। रूट साइन फाइव इंटू कॉस की पावर 5 फाइव इंटू डी फाइव, वेरिएबल इज फाइव है। यहां पे फाइव के पदों में वेरिएबल है 0 से π/2। दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। cos स्क्वायर फाइव का होल ऑफ स्क्वायर इंटू कॉस फाइव। मन की आंखों से देखो, 5 घात फाइव की बैलेंस है। देखना, 2 2 4 1 5 घात की बैलेंसिंग है। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। रूट साइन फाइव लिखा रहने दीजिए, इसको लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव का होल ऑफ स्क्वायर इंटू कॉस फाइव। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अभी तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं यार। अब तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में मजा आने वाली। अभी सीटें कराएंगे, मार्ट वाले बहुत सारे सवाल कराएंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं हूं तो किस बात की टेंशन यार। क्या मैं आगे बढ़ाऊं? अब महसूस करो, लिमिट भूल जाओगे, लिमिट लगी है। लिमिट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आप मुझे सब्स्टिट्यूट करा दो। किसको टी मानो? साइन को। जब मैं साइन को टी मानूंगा तो ये dt में चला जाएगा, बाकी लिखेंगे लेट साइन फाइव बराबर टी, साइन फाइव का अवकलन cos फाइव डी फाइव, क्योंकि टी का क्या होगा? dt अपान डी फाइव, क्योंकि फाइव के रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना अवकलन, तो डी फाइव अपान बराबर dt। अब नाउ जरा, अब यहां पे वो भी कर लीजिए, लिमिट जरूर चेंज करें। ये किसकी लिमिट है? लिमिट किसकी है? फाइव की। तो जब फाइव बराबर क्या है? 0। ध्यान सुनना, तो यहां 0 रखूंगा तो साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू, देन टी बराबर 0। और जब फाइव बराबर, सुनना, जब फाइव बराबर π/2 तब टी बराबर साइन 90, देन टी बराबर साइन 90। साइन 90 का मान 1। लिमिट क्या लगाऊंगा? नई लिमिट क्या लगाऊंगा? अरे नई लिमिट क्या लगाऊंगा? 0 से किसके सापेक्ष लिमिट है? टी के सापेक्ष। एक बार सभी बच्चे फिर सुन लें। मैं इस क्वेश्चन को डील करने के लिए इनडिफिनिट की तरह, निश्चित की तरह फील करो। साइनस को मैंने टी माना तो कुछ ये काश इसकी जगह मैं dt रख दूंगा, यहां टी रखूंगा, यहां टी रखूंगा, मेरा क्वेश्चन डील होगा। मैं देखूंगा जैसे भी डील होगा। अब मैं ये लिमिट कैसे बदली जाती है वो फिर सब सुन ले। ये 5 की लिमिट है, तो 5 बराबर 0 है, तो जिस दिन 5 बराबर 0 तो यहां 5 की जगह 0 रखूंगा, तो साइन 0 बराबर 0 आ गया। टी बराबर साइन 0 बराबर 0। जब 5 की जगह π/2 रखूंगा तो यहां टी बराबर साइन 90 दिखेगा, और टी बराबर साइन 90, साइन 90 का मान। नाउ इंटीग्रेशन चेंज हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। 0 से 1 लिमिट आ गई, ठीक है। और साइन 5 को टी माना तो ये टी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, और ये पूरा dt में चला गया। जीरो से 1 रूट टी 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू डी टी। दिमाग लगाना, इसका जल्दी से अंदर गुणा करो, रूट टी इंटू डी टी। अच्छा, अलग अलग नहीं कर रहा हूं। यह आ गया टी की पावर 1/2 प्लस, यार 4 में 1/2 जोड़ो, टी की पावर 9/2, और 1/2 में 2 जोड़ो तो 5/2, टी की पावर 9/2 माइनस 2 टी की पावर 5/2 इंटू डी टी।
टी की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, टी की पावर 1, 11/2/11/2, 1 जुड़ेगा तो कितना 7/2/7/2, लिमिट 0 से 1। अब सुनना है, थोड़ा सा इसको समराइज कर ले, 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस का 2/11 टी की पावर 11/2, और ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 4/7 टी की पावर 7/2, लिमिट 0 से 1। देखो दिमाग लगाना, अब मैं पूरे की जगह क्या रखूंगा, पहले अपर लिमिट, पहले सब जगह अपर लिमिट यूज करेंगे, सब जगह अपर लिमिट। तो टी की जगह 1 रखूंगा तो ये 1 ये 1 ये 1, नहीं समझ में आया तो कितना है बताओ, 2/3 प्लस 2 माइनस का 4 बाकी सब तीनों अंडा। हाँ इसके यार ये कैलकुलेट कर लो यार, 2/3 2/11 माइनस 4/7 कैलकुलेट कर लो, बाकी सब जीरो हो गए। कितना आएगा एलसीएम, अरे नहीं कैलकुलेट हुआ, 100 कट गया क्या नीचे से, अरे तो पूरा कैलकुलेट करके बता दो यार। अब हाँ भाई किसी का कैलकुलेट हुआ, तीसरा क्वेश्चन। नेताजी कितने बिजनेस चल रहे हैं, हाथ दो गई यार, कितना आ रहा है, नहीं समझा अभी, आंसर मिलाओ। तीसरा वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन, 0 to 1 साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस kx स्क्वायर इंटू dx। लेट, देखो यार लिमिट भूल जाओ तो ये सवाल हम कर चुके हैं, मेरे सीट में था, कहां था, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, खंडसा समाकलन में। देखो x बराबर tan थीटा मानूंगा, अब क्यों tan थीटा मानना, सुनना 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा, समझ में आ गया। तो dx बराबर कितना आएगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, आप टी भी मान सकते हो। अब देखो मैं पूरा इंटीग्रेशन dx के बजाय किस में ले जाऊंगा, डी थीटा में, तो मेरा यहां वेरिएबल dx है, वहां वेरिएबल क्या होगा थीटा, तो मैं लिमिट थीटा के पदों में बदलूं जब, सुनना ध्यान से, x बराबर 0, यहां 0 डाला, महसूस करना, लिखना बंद करो पहली बात तो, x और tan थीटा वाली लाइन समझ में आएगी नहीं, जब मैं ये लिमिट डाल रहा हूं x बराबर 0 तो tan थीटा बराबर 0 और tan थीटा बराबर tan 0, देन थीटा बराबर 0, और जब x बराबर 1, यहां 1 पटका तो tan थीटा बराबर 1, tan थीटा tan 45 अंश, tan 45 अंश, देन थीटा बराबर π/4। नई लिमिट क्या आई, 0 से 1 के बजाय अब लिमिट 0 से π/4, लिमिट बदल। हाँ लिमिट बदले में कोई लोचा, अरे कोई खतरनाक बात नहीं, कोई बात खतरनाक नहीं होती, आप टीचर की बात तो सुनो, किसी की बात ही नहीं सुनना तो खतरनाक तो हो ही जाएगा यार। अभी जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई है ना आज, वो आज यूज नहीं होंगी, वो कल यूज होंगी। मैंने थ्योरी समाप्त कर दी कि मैं थ्योरी, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बचा है उसको भी बता दूंगा न्यूमेरिकल के पहले। हाँ नाउ ध्यान सुनना, नाउ ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 0 से 1 और साइन इनवर्स, सॉरी 0 से π/4, लिमिट 0 से π/4 साइन इनवर्स x की जगह 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। कभी ऐसा चमत्कार ना कर देना कि यहां डी थीटा लगा हो, लिमिट आप 0 से 1 डाल दो, क्योंकि जब डी थीटा है तो लिमिट थीटा की होनी चाहिए ना कि x की, समझ में आ गया। अब सुनना ये क्या आएगा, 0 से π/4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फार्मूला है, इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ऐसा बकवास मैं तो 20 लेक्चर पढ़ चुका हूं, 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। हाँ जरा दिमाग लगाना, कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन के बाहर आ सकते हैं बेशक, उसमें कोई टेंशन नहीं है,
थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब मेरा काम है इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, आई बीपी लगाऊंगा मैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, खंडसा समाकलन का फार्मूला दूंगा। हाँ यहां तक कॉपी करिए, फिर मैं तेजी से इसको खंडसा समाकलन करके खत्म कर दूं क्वेश्चन। क्या रहा समझ में? बताओ। थीटा को पहला सही माना मैंने, थीटा के अलजेब्रिक फंक्शन, और सेक स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक। आइलेट की स्पेलिंग में ए के बाद टी आता है। तो करोगे क्या? अब एक बात आती है कि सर जी हम कैसे करें क्वेश्चन, मुझे खंडसा कैसे लगाना, अर्थात मैं स्टेप को लिखूं कैसे, वो सुन ले। आप बड़ा ब्रैकेट हमेशा लगाना, अब लिमिट कहीं नहीं लगाना, आप बीच में लिमिट आप राइट हैंड साइड की तरफ पटकना। अब पूरा फार्मूला देना। क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का अवकलन, किसके रिस्पेक्ट? थीटा के रिस्पेक्ट चल रहा है तो अवकलन भी थीटा के रिस्पेक्ट होगा, अर्थात थीटा इंटू दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, फिर डी थीटा, फिर लिमिट लगाऊंगा 0 से π/4। तो कभी भी खंडसा का सूत्र लगाना पड़ जाए लिमिट के दौरान तो आप बड़े कोष्टक के अंदर पूरा फार्मूला खोल दो, दाहिनी तरफ लिमिट रख दो। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आ गया समझ भाई? हाँ ये नोट हो गया था ना, ये स्टेप नोट हो गए थे। हाँ सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा, बोलो थीटा का 1, फिर tan थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट 0 से π/4 टू थीटा tan थीटा माइनस का log sec थीटा। सी नहीं जोड़ना बिल्कुल भी, लिमिट 0 से π/4, लिमिट 0 से π/4। हाँ पहले कौन सी लिमिट रखूंगा? π/4, तो π/4 tan π/4 माइनस का log sec π/4। इस तरह मैं कर्ली ब्रैकेट दे दूं, लोअर लिमिट रखना, देखना काम हो जाएगा। दिमाग लगाना, दिमाग। यहां 0 रखूंगा थीटा की जगह, बोलो, और यहां 0 रखूंगा, यहां कुछ वैल्यू भी देता तो पीछे 0 रखूंगा, पूरा मार डालेगा वैल्यू 0। बोलो यार, माइनस log sec 0, इधर कैलकुलेट कर रहा हूं 2, ध्यान सुनना, नहीं π/4 है ना, 10 π/4 की वैल्यू 1, तो ये π/4 आ गया। अब दिमाग लगाना, माइनस का log sec π/4, cos π/4 1/√2, तो sec π/4 √2। अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव में मार्ट का कोई मार्ट तो नहीं, बोलो। बाद में मार्ट आप जब एग्जैक्ट नंबर आ जाए तो मार्ट आप हटा सकते हो, या कोई रियल नंबर दिखने लगे। और ये तो इतना आ गया, बाकी देखना, ये माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, ये प्लस हुआ, log sec 0, sec 0 की वैल्यू 1, cos 0 तो sec 0 1। अच्छा log 1 की वैल्यू 0, तो 2 π/4 माइनस का log √2। इसका चाहो तो अंदर गुणा कर सकते हो, तो π/2 माइनस का 2 log √2, इतना आंसर आएगा। देख लीजिए आंसर ये आ रहा होगा तो ये आ रहा होगा। मैं चौथे क्वेश्चन की तैयारी करूंगा, आप लोग आंसर मैच करा लो। बढ़िया क्वेश्चन। 0 से 2 x √x प्लस 2 इंटू dx। हाँ क्या आंसर नहीं आ रहा? नहीं मैच करा क्या? हाँ चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको असेंबल्ड करना अपने हिसाब से। कभी अपने आप को चेक करिएगा, अभी आपसे समाकलन वही क्वेश्चन बन रहे होंगे जो मैं बता चुका हूं। नए क्वेश्चन में जब आप खड़े होंगे तो आपकी कहानी 0 होगी अब भी, तो कृपया प्रैक्टिस करें, बाकी कोई उपाय नहीं है। क्योंकि समाकलन देखने में छोटा सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन इस तरह फैलाव करता है कि जान ले लेता। समझा क्या? हाँ ध्यान सुनना, 0 से 2, इसको मैं जबरदस्ती x + 2 करके -2 लगा दूं, नहीं आया समझ में? अरे मैंने किया कुछ थोड़ो, बैलेंस है। ये 2 से 2 कट के फिर आ गया। इसके अलावा यदि दूसरा लिखूंगा मर जाऊंगा, सवाल कभी नहीं हल होगा। अब जरा दिमाग लगाना, इसका अंदर मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई दूंगा, 0 से 2, तो x + 2 √x + 2 इंटू dx। मैं अलग अलग इंटीग्रेशन ले रहा हूं,
फिर 0 से 2 और 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। नहीं आया समझ में? बोल क्यों नहीं रहे हो? अलग अलग मैंने इंटीग्रेशन ले लिया। अरे मैं इनडिफिनिट में तो अलग अलग इंटीग्रेशन दे देता था, तो डिफिनिट में भी दे सकता हूं, लेकिन लिमिट दोनों पे लगाना। हाँ, एक बार इसका गुणा इसके साथ, एक बार इसका गुणा इसके साथ। क्या समझ में नहीं आया? बोल दो यार, आगे समझ में? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये बकवास क्या लिखा हुआ है? 0 से 2x प्लस 2 की घात कितनी? 1 और 1/2, 3/2। ये 2 बाहर, 0 से 2 घात कितनी? x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। दिमाग लगाना। हाँ, इसका समाकलन क्या होगा? x की पावर x प्लस 2 की पावर 1 जुड़ेगा 5/2/5/2। लिमिट बोले तो 0 से 2, एक 2 बाहर हुआ, ये x प्लस a की पावर x प्लस 2 की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। लिमिट 0 से 2। भैया थोड़ा सा 11 वाले बच्चों को आप मतलब जो भी संपर्क में आए उनको थोड़ा समझाइए। बात समझा क्या? फीस के लिए कोई कहे तो उनको बता दीजिएगा कि सर जी 500 रुपये महीने फीस ले रहे हैं, तो इसका 3-4 रीजन बताना। नंबर 1, 2 घंटे क्लास पढ़ाते हैं, पीछे का मटेरियल देते हैं, और 4-5 महीने ही तो पढ़ोगे तो कितनी फीस दे दोगे सर जी को? बाकी तो 8-9 महीने कोर्स में लगता है, तो 8 महीने में भी 4 का गुणा करेंगे तो 32 रुपया होता है। और आपको भी पता है, यदि स्टूडेंट के हित में सोचा जाए तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। 2 घंटे के अलावा बचा ही नहीं ऑप्शन। यदि अपने हित में सोचूं तो पढ़ाऊं वही 50-55 मिनट, हो चाहे ना हो, क्योंकि मैं तो हमसे हमेशा सबसे अलग करने की कोशिश करता हूं, इसलिए ज्यादा अलग कर डाला इस साल। नहीं है ऐसा? अरे जरूरी भी है यार, बच्चों के हित में नहीं सोचेंगे क्या करेंगे? ठीक है, हमने एक दिन आपको जवान बोली है कि कुछ हट गया है, बोला हूं? अरे ये मैंने कहा क्या कि अभी कुछ हट गया है, अभी ये मत पढ़ो वो मत पढ़ो? मैंने नजर में कुछ नहीं हटा। कब हटेगा? जनवरी में, किनको नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी कुछ नहीं हटा। मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ा रहा हूं कि मुझे यार इस साल मेहनत नहीं करनी, इतने चैप्टर हट गए, ये हो गया वो हो गया। अगले साल क्या करोगे? जब टीचर बनोगे तो क्या कहोगे कि ये मेरे इसमें नहीं था? नहीं आया समझ? हाँ, तो इसको स्वयं करें। हाँ भाई, अब ये पूरा बकवास सुनो। जब भी लिमिट सिमिट रखनी हो ना, तो लिमिट वेरिएबल में रखी जाती ना कि कांस्टेंट में। इसको बाहर फेंक दें। क्या आएगा? 2/5। लिमिट किस पे डालूंगा? x प्लस 2 की पावर कितना? पावर 5/2। लिमिट 0 से 2, ये ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। और x प्लस 2 की होल पावर 3/2। लिमिट 0 से 2। अब दिमाग लगाना, समझ नहीं है क्या? ये 2/5 बाहर, चलो लिमिट रखाओ, यहां रखूंगा 2। सुनना ध्यान से, 2 और 2 2, 4 की घात 5/2। 0 रखूंगा तो 2 की घात 5/2, 2 की घात 5/2। सुनना, माइनस का 4/3, फिर 2 रखूंगा तो 4 की घात 3/2, फिर 0 रखूंगा तो 2 की घात 3/2। अब मैं कैलकुलेशन के मूड में आ गया। थोड़ा सा डिफिनिट इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट भी कराएगा, क्योंकि वैल्यू यूनिक देता है ये। यार इधर सुन लो, 4 का वर्गमूल 2 और 2 का 5 बार गुणा, 2 4 8 16 32। 32 ना? अच्छा सुनना, दिमाग लगाना थोड़ा सा। ये √2 लिखा है क्या? और √2 को 5 बार गुणा करूंगा, √2 को 2 बार गुणा करूंगा 2 आएगा, फिर 4 बार फिर 2 आएगा। बोलो, 2 2 4 और एक बार क्या आएगा? माइनस का 4√2। नहीं आया समझ में? बोलो, 4/3। यहां सुनना, ध्यान सुनना। 4 का वर्गमूल 2 और 2 घात 3 8। √2 का 3 बार गुणा, √2 गुणे √2 गुणे √2 2√2। अब यार इसको कैलकुलेट कर यार। 16 दूना 32 दूना 64/5 माइनस 8√2/5 प्लस का 32/3, नहीं माइनस का 32/3, अब प्लस का 8√2/3। आगे सुन। हाँ यार, तीनों का लघुत्तम कितना होगा? 15। अरे बोल क्यों नहीं रहो? लघुत्तम बकवास का 15 होगा ना ये। चलो हल कर लो यार, कैलकुलेट कर लोगे?
हाँ तो मैं अगला सवाल कर रहा हूं, कैलकुलेट कर लीजिए। क्योंकि यार कैलकुलेशन में ना फंसा हो फर्जी। पांचवा सवाल अच्छा सवाल है। 0 से π/2 sin x डिवाइड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। लेट cos x बराबर t, लेट cos x बराबर t। cos x को t मानो इस क्वेश्चन में जल्दी से। हाँ cos x का अवकलन माइनस का sin x dx बराबर dt। sin x dx बराबर माइनस dt। तुरंत लिमिट चेंज करो, लिमिट चेंज कर रहा हूं। जब x बराबर 0, ध्यान से सुने, x बराबर 0 तो cos 0 की वैल्यू, देन t बराबर 1। जब x बराबर π/2 तब cos 90 की वैल्यू 0। नई लिमिट क्या लगी? नई लिमिट 1 से 0। पहले ये बोलोगे ना अपर, लोअर बोलते हैं बाद में अपर। पहले 0 से π/2, अब 1 से 0 लग गई लिमिट। उल्टा ना बोले, लिमिट लोअर से अपर पढ़ते हैं, बीच में 2 लगा देते हैं। 2 मीन से नाउ बोलो जल्दी से, इंटीग्रेशन क्या बना? लिमिट 1 से 0, बोलो 1 प्लस का टी स्क्वायर इंटू माइनस dx की जगह माइनस dt आया ना, sin x dx और माइनस dt। माइनस चिन्ह बाहर, 0 से 1 1 प्लस टी स्क्वायर। मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ चुका हूं क्या? प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है? लिमिट को इंटरचेंज करना, लोअर को अपर, अपर को कभी भी करूंगा पीछे का एक माइनस और गुणा, तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। साइड में लिख देना प्रगुण नंबर 1 से। प्रगुण नंबर 1 से किसका समाकलन? tan इनवर्स t। लिमिट 0 से 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। 1 बोले तो tan इनवर्स 1 बोले तो π/4। नहीं समझ में आया? अरे tan पैदाइशन की वैल्यू होती है, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, π/4। IT अब पड़े बैठे हो, ये किसकी वैल्यू है? 0। आंसर आउट कम्स π/4। क्वेश्चन नंबर 6, 0 से 2 1/(x प्लस 4 माइनस का x स्क्वायर इंटू dx। हाँ तैयार हो आप लोग? क्या मैं बताऊं? लिमिट आप भूल जाइए, बाकी सवाल देखकर सोना लग रहा क्या? कैसे करेंगे? पूर्ण कब बनाएंगे? आंसर भी लगा सकते हो फैक्टर बने तो, अथवा अंश में एक हर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूर्ण बना लो। पूर्ण बनाने के लिए x स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले माइनस चिन्ह उठा के बाहर कॉमन ले ले। तो जब माइनस चिन्ह उठा के बाहर कॉमन लूंगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इंटू dx हो जाएगा। अब जरा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। 0 से 2, हाँ x स्क्वायर माइनस का x, जरा समझना, x का गुणांक -1, x रफ्कार x का गुणांक -1, -1 का आधा -1/2 वर्ग 1/4 जोड़ के 1/4 घटा देंगे, -4 ऑलरेडी घटा है, ये dx आ गया, रफ्कार हट गया। माइनस 0 से 2 1/, इसको क्या लिखूं? x माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। इधर कितना होगा? 4 चौको 16, 16 17 माइनस का रूट 17/2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू dx। देखो यार, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहां तक आप लिख लीजिए, फिर बता दो। क्या मैं बोलूं? बताइएगा जब मुझे स्टार्ट होना हो। हाँ आगे बढ़ाऊं गाड़ी, सुनना। पहली बात तो मन में एक बात बैठा ले,
कभी मैं डिफरेंट इंटीग्रेशन को डील करता हूं आंसर एक ही आएगा। एक क्वेश्चन के कई आंसर नहीं आ सकते, एक ही आंसर आएगा। तो मैं बोलना क्या चाहता हूं, चाहो तो आप माइनस के अंदर गुणा कर दोगे तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, तो फार्मूला चेंजिंग मारेगा। चाहो तो माइनस का गुणा ना करो, क्योंकि आंसर अलग अलग आने वाला नहीं। तो फार्मूला क्या बना, 1/x² माइनस a²। क्या होता है फार्मूला, मैं माइनस से कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, फार्मूला बोलो 1/2a, ए बोले तो रूट 17/2 लॉग क्या होता मुझे नहीं याद है, x माइनस a अपन x प्लस ए। देख लो एक बार, मुझे याद, वाकई याद नहीं मुझे। x² माइनस a² का फार्मूला, अरे यार x माइनस a अपन x प्लस ए। चलो लिखो x माइनस a √17/2 अपन x प्लस ए, लिमिट 0 से 2। हाँ निपट गए। 1/√17 बाहर आया। ये बकवास में समझना, बकवास पे, लाख के अंदर जो डोमेन है अंदर चल रहा है लाख का। हाँ 2x बोलो, 2x माइनस 1 माइनस का √17 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 प्लस का √17, लिमिट 0 से 2। सबसे पहले आप अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट, अपर लिमिट रखोगे तो लाख क्या आएगा बोलो जल्दी से। यहां 2 रखोगे तो 2 2 4, और 4 में माइनस 1 घटा तो प्लस का 3 माइनस का √17। सही चल रहा हूं। नीचे 4 में फिर 1 घटा, 3 प्लस का √17। सही चल रहा है। माइनस का 0 रखो, 0, जब यहां 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा। सुनना यार, जब ये 0 रखूंगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 होगा तो कितना आएगा, माइनस का 1 माइनस का √17 बटे माइनस 1 प्लस √17। तो आपको लिमिट कैलकुलेशन में समय लगा देंगे पेपर में, स्वाभाविक सी बात है, समय लगाएंगे ही। अब जरा दिमाग लगाइएगा, -1/√17 लॉग, भेजा लगाना, मैं किस स्तर की बात कर रहा हूं, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m/n, तो m/n मतलब 3 माइनस का √17 बटे 3 प्लस √17, और m/n इसका भाग होगा ना, बोल दो यार, जब इसका भाग होगा, दिमाग लगाना, जब इसका भाग होगा तो ये भाग होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे तो कितना आएगा, √17 माइनस 1 अपान माइनस का √17 माइनस का 1। थोड़ा सा आंसर दिखाइए एनसीईआरटी का कैसे आ रहा है तो हल करूं, मैं देख के ले रहा हूं। कौन सवाल है, 1/√17। देखो यार, उसने हल क्या किया है कि कहीं ना कहीं इसको हल किया, उसने ऊपर नीचे का गुणा किया है, 21 5 √17, गुणा करना पड़ेगा तब जाके सेट हो गए। देखो मैं रास्ता बता दे रहा हूं, हल कर लीजिएगा, डरना नहीं। इन दोनों को गुणा करना, इन दोनों को गुणा करना, आगे सुन, इन दोनों को गुणा करना, इन दोनों को गुणा करना, ऊपर भी जोड़ लेना, नीचे भी जोड़ घटाकर अलजेब्रिक समेशन कर लेना, और फिर नीचे से रूट हटाने के लिए परमीकरण कर देना। नहीं आया समझ, इसका इन दोनों को गुणा करोगे कि नहीं करोगे, नीचे भी गुणा करोगे, जोड़ घटा लोगे, जोड़ घटाने के बाद आप क्या करोगे, जो हर में रूट लगा हो ना उसको हटाना, अर्थात उसका क्या करोगे, परमीकरण कर दोगे 3-4 लाइन, अथवा यही आंसर लिखा रहने दो यार, दिक्कत हो तो मैं हल कर दूं, अब वो 10-15 मिनट लेगा अभी। अगला क्वेश्चन देखें, वो एक वार्निंग देता है कि आपका वीडियो 1 घंटा 35 मिनट का बन चुका है। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, अगला, हाँ एक क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, नहीं आया समझ,
मैं कर देता हूं, माइनस एक्स प्लस एक 1/x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। क्या मैं बताऊं? देखो यार, जल्दी से इसका पूर्ण वर्ग बनाओ। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, एक जुड़ेगा एक घटेगा, नहीं आया समझ में? बोल दो भैया। माइनस एक से प्लस एक, एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग इंटू डी एक्स। किसका फार्मूला है? 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, लिमिट माइनस एक से प्लस एक। अब आप कहोगे सर जी प्रॉपर्टीज क्यों नहीं लगा दी हो, 0 से 1 वाली 2 के पीछे गुड़ा? क्योंकि फंक्शन क्लियर नहीं है RD1 अंदर का। ध्यान सुनिएगा, एक तो 1/2 बाहर हो गया, लिमिट रखो, लिमिट एक रखूंगा, ध्यान सुनना, फर्जी परेशान ना करना। यहां एक रखूंगा तो tan इनवर्स 2/2 अर्थात 1 दिख रहा है, देखो यहां 1 रखूंगा तो 2/2 1 आ गया, और यहां -1 रखूंगा तो 0 आ जाएगा, माइनस का tan इनवर्स 0। अब ध्यान सुनना, 1/2 पीछे से मल्टीप्लाई है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, आंसर π/8 मिला लीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। हाँ जल्दी से नोट करें इस क्वेश्चन को, वीडियो रोक के आप लोग स्पीड के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 से 2 1/x 1/2x स्क्वायर पावर e की पावर 2x है क्या? तो वो क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहा है। क्या मैं बताऊं? देखो मैं एक बात आपको कई बार बोल चुका हूं, पुनः बोलना चाहता हूं कि आप लिमिट से डर ना जाएं, आप समाकलन को महसूस करें इनडिफिनिट की तरह। तो जब भी मैं कुछ मुझे इस तरह की इनकी फोटो नजर आएगी, e की पावर 2x इंटू एक्स इनवर्स माइनस 1/2, ध्यान सुनना, 1/2 e की पावर 2x x की पावर -2 इंटू डी एक्स, मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हूं, समझ में आ रहा है? मैं इसके अंदर क्या कर दिया हूं? मल्टीप्लाई। याद है कुछ आपको? एक समाकलन से जब 2 समाकलन बनते हैं तो एक कट जाता है, तो इसकी अलग अलग लिमिट लगा देता हूं, 0 से 1 e की पावर 2x x इनवर्स इंटू डी एक्स। अगला क्या? अच्छा, लिमिट 1 से 2 है यार, 1 से 2, अगली लिमिट ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1 से 2 e की पावर 2x इंटू एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। अब दिमाग लगाना, ध्यान सुनना, इसमें कंसा का सूत्र लगाऊंगा इसको मारने के लिए, अर्थात मैं इसमें काम करूंगा इसको निपटाने के लिए। तो जब काम करूंगा तो इसको पहला मानूंगा रीजन, क्योंकि पहले का अवकलन होगा, अवकलन में डिग्री घटती है, जब घटेगी तब -2 आएगा। अच्छा, तो आप ब्रैकेट बनाइए, फार्मूला दीजिए, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन e की पावर 2x dx माइनस पहले का अवकलन dy dx x इनवर्स गुणे दूसरे का समाकलन e की पावर 2x dx, फिर पूरे का समाकलन dx। इसकी लिमिट बैठा दे बाहर 1 से 2, और ये माइनस का 1/2, 1 से 2 e की पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर x की पावर -2 इंटू डी एक्स रहना। अब दिमाग लगाइए, e की पावर 2x का समाकलन 2x/2, इसका अवकलन -x की पावर -2, इसका समाकलन e की पावर 2x/2, लिमिट 1 से 2, dx भी रखिएगा, माइनस का 1/2, 1 से 2 e की पावर 2x x की पावर -2 इंटू डी एक्स। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। अब देखना मैं क्या कह रहा हूं, सीरियस रहना। ये कैलकुलेट हो गया, जितना कैलकुलेट हो गया उसकी लिमिट उसी के ऊपर लगा दो, अर्थात बड़े ब्रैकेट के बाहर लगा दो। जितना कैलकुलेट नहीं हुआ है तो अब इसकी लिमिट इस इंटीग्रेशन के ऊपर लगा दो, माइनस माइनस
प्लस 1 से 2 लिमिट 1/2 बाहर अर्थात 1/2 e की पावर 2x x की पावर -2x dx माइनस 1/2 1 से 2 e की पावर 2x x की पावर -2 dx। अब दिमाग लगाना, 1/2 बाहर हो जाएगा, ये 1/2 बाहर हुआ, x इनवर्स e की पावर 2x लिमिट 1 से 2, फिर 1/2 बाहर, ये 1/2 e की पावर 2x x की पावर -2 dx, फिर 1/2 बाहर, ये हल नहीं करना पड़ा, लिमिट लेके कट गए, लिमिट लेके कट गए, ये लिमिट के साथ साथ रहते हुए आपस में कट गए। थोड़ा स्पीड से करिए, वीडियो मेरा कटे ना और एक्सरसाइज समाप्त हो जाए। हाँ भाई, नहीं समझ में आ गया? अरे कैंसिल आउट करना समझ में नहीं आ गया? आगे समझ में, लिमिट रखा और लिमिट 1/2 अपर लिमिट रखूंगा, अपर लिमिट ध्यान सुनना। अरे ये बटे में x समझ लूं, बोल क्यों नहीं रहे हो? तो क्या आएगा, e यहां 2 रखूंगा तो e की पावर 4/2 नहीं आया समझ? अरे ये डिवाइड x होगा ना, और लोअर रखूंगा तो e²/1 और ये बाकी कट ही गया। अच्छा अब इसमें चाहो अंदर गुणा कर दो, 1/4 e की पावर 4 माइनस के 1/2 e²। देख लीजिए आंसर अब अपने हिसाब से। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कल बताऊंगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो कट ही जाएगा बीच में यदि 9वां कराया। 10वां करा दे रहा हूं, आप ट्राई करिएगा 9वां। ये कैलकुलेशन आप आंसर मैच करा लीजिएगा, उसने ज्यादा आंसर में कॉमन सामान ले रखा होगा अथवा इसी तरह रखा होगा। एक लोग आंसर मैच करा लो इसका। हाँ वो कॉमन लिया होगा, बात खत्म है यार, मुझे थोड़ा पता है कि कॉमन लेके रखा है। क्वेश्चन अच्छा है। क्या करा है, यदि fx बराबर 0 से xt इंटू साइन टी इंटू डी टी, तब f'(x) क्वेश्चन मार्क। जरा दिमाग लगाना, इसको जब मैं हल करूंगा, बोलो बोल क्यों नहीं रहो? जब मैं इसको हल करूंगा तो इसका उत्तर आएगा क्या? बोल क्यों नहीं रहो? और उत्तर क्या होता है? अवकलन ही तो होता है, अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया। अर्थात f'(x) की फीलिंग क्या है, इसका आंसर मांग रहा है। नहीं समझ में आ, देखो f'(x) अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया समाकलन होती है। बोल क्यों नहीं रहो? यदि समाकलन के उत्तर का मैं अवकलन करता हूं तो समाकलन के अंदर नहीं मिल जाता, अर्थात जो इसका आंसर आ जाए वही आंसर क्या होगा, f'(x) होगा। अब भी नहीं आया क्या समझ? बोलो। तो इसको मैं हल करूं, f(x) बराबर बोलो क्या आएगा, 0 से x t sin t, समझ पा रहे हो, इंटू डी टी, ये पहला ये दूसरा फॉर्म लगाओ, t sin t का समाकलन माइनस कॉस टी, क्यों माइनस पहले का अवकलन है, दूसरे का समाकलन माइनस कॉस टी इंटू डी टी, लिमिट 0 से x माइनस टी कॉस टी और प्लस का कॉस टी इंटू डी टी, लिमिट 0 to x। अपर लिमिट यहां डालूंगा, एक मिनट अभी इंटीग्रेशन तो हो जाए, टी कॉस टी साइन टी लिमिट 0 से x साइन टी माइनस टी कॉस टी लिमिट 0 से x। लिमिट रखो यार, लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस का एक्स कास एक्स, बोलो। लोअर लिमिट देखना, लोअर लिमिट एक्स टी की जगह 0 रखूंगा, साइन 0 की वैल्यू 0, ये 0 पूरा आ गया क्या, 0, अर्थात एफ एक्स बराबर क्या आया, बोलो
क्या है, साइन एक्स माइनस का एक्स cos एक्स, और ये क्या है, एफ डैश एक्स। बोलने क्यों नहीं रहे हो, समझ आंसर कौन सा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, cos एक्स प्लस, नहीं आंसर क्यों नहीं मिल रहा यार, ओह सॉरी, एक मिनट, एफ डैश एक्स मांगा है ना उसने, हाँ ये क्या है, एफ एक्स है, इसका अवकलन करो जरा, एफ एक्स ही तो निकला है अभी, एफ डैश एक्स मांग रहा भाई, हाँ नहीं इसका अवकलन कर देना ना, एफ एक्स आया, एफ डैश एक्स याद करो, बात खत्म। अर्थात एफ डैश एक्स कितना आएगा, जरा इसका अवकलन करो, साइन एक्स का अवकलन, cos एक्स माइनस प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन cos एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स प्लस दूसरा फलन cos एक्स, एक्स का अवकलन 1, तो cos एक्स माइनस प्लस एक्स साइन एक्स माइनस का cos एक्स, cos एक्स से cos एक्स कट गया क्या, एफ डैश एक्स, आंसर कितना आ रहा है, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स कौन है, दूसरा आंसर मिला, सही है ना। अच्छा एफ डैश एक्स का मतलब समझ में आ गया, बोलो भाई, पहले एफ एक्स दिया था, मैं इसको इंटीग्रेशन किया तो एफ एक्स पाया, और एफ एक्स एफ डैश एक्स करने के लिए क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बोथ साइड, लिख लो। हाँ तो कल मुलाकात अगले चैप्टर अगली एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी, 3 से 4 दिन में मैं आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइनल कर रहा हूं। जिन बच्चों की फीस बाकी है कृपया फीस जमा कर दें।